हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का लॉगिन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जो कि सीईटी के अलावा रीट एग्जाम साथ में पशु परिचय वाले साथियों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद आप सभी प्यारे साथी लास्ट तक क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि शानदार सेशन है। और आपके जो सीईटी एग्जाम है इसमें तो साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखना अभी 2-3 दिन बाद में आपका एग्जाम है, तो उम्मीद आप सभी साथी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, शाम वाली क्लास ले रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों टेस्ट सीरीज ले लेना, अगर नहीं ली तो अब तो दोस्तों ओनली नाम मात्र की फीस में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो ये मौका दोस्तों छोड़ना मत, यहाँ पे ढंग से तैयारी हो जाएगी। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है? चले दोस्तों बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में दोस्तों आने वाले क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा यहाँ पे नीले को लाल में चेंज करता है? दोस्तों बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? देखो दोस्तों, ये हम बात करें अम्ल की, ठीक ना? अम्ल तो होता है जो नीले को लाल में चेंज करता है, आपको पता है। अरे दोस्तों, जो अम्ल होता है ना, उसकी ही तो दोस्तों प्रॉपर्टीज होती है जो नीले को लाल में क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो सिरका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिरका दोस्तों, सिरका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। जिनका देखो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, दोस्तों इसे कहते हैं। तो ये दोस्तों नीले को लाल में चेंज करता है। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया था बिल्कुल सही बता रहे हो। दोस्तों बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा मुझे पहले तो ये बताइए, कल वाली क्लास किस किस ने वापस देखी थी? अभी देखो उस क्लास की मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपके पास में, ठीक ना? अभी दोस्तों उस क्लास की पीडीएफ भेज दूंगा, जरूर पढ़ लेना एक बार। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि क्लास लेने से ही सब कुछ हो जाता है, दोस्तों नहीं होता। पीडीएफ से रिवाइज कर लिया करो आप, है ना? पीडीएफ से दोस्तों रिवाइज कर लिया करो, ताकि जो पढ़ते हो ना वो अच्छे से याद रह जाएगा आपको। तो जो कल इंडिया जीके की क्लास हुई थी ना, जिसमें दोस्तों हमने लगभग 200 क्वेश्चन देखे थे इंडिया जीके में, वो क्लास अभी उसकी पीडीएफ में अपने ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक ना? ये दोस्तों अपना ग्रुप है। वैसे कल ही भेज दी दोस्तों टेलीग्राम पर कल ही भेज दी थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? अरे दोस्तों कॉर्निया का दान होता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। और दोस्तों ये बता सकते हो यहाँ पे दोस्तों, जो अपने दोस्तों देखते हैं ना, दोस्तों अपन देखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है बताइए? प्रतिबिंब दोस्तों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आंख के रेटिना पर बनता है। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अपने आंख के रेटिना पर बनता है। दोस्तों उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। रेटिना उसको सीधा करता है। दोस्तों रेटिना क्या करता है, उसको सीधा करता है, ठीक ना? रेटिना उसको सीधा करता है। यहाँ पे दोस्तों देखो बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन था कि मायोपिया में क्या होता है? अरे दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। चले बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन है, मायोपिया में क्या होता है? दोस्तों मायोपिया, पहले तो ये पता होना चाहिए मायोपिया किसे कहते हैं। चले भाई जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ लाइक शेयर करते रहना दोस्तों, ठीक ना? लाइक जरूर कर देना सभी के सभी, सारे जो भी साथी क्लास में आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें मायोपिया, है ना? चले बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? हाँ जी दोस्तों, ये निकट दृष्टि दोष होता है। दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक ना? ये होता है निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष में आपको पता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है मुझे बताइए जल्दी से। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए। एक दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया, जो कि दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों दूर, देखो एक दोस्तों होता है यहाँ पे दोस्तों मायोपिया, ठीक ना? या हाइपोमेट्रोपिया, वो दोस्तों दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। तो निकट में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दोस्त ध्यान रखना, निकट में दूर की वस्तु है ना वो साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में हमेशा दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। दोस्तों गलती कर दी ना आपने, बहुत बड़ी गलती की है। हाँ बहुत बड़ी गलती कर दी आपने ऑप्शन नंबर ए लगाकर। निकट में हमेशा ध्यान रखना, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, निकट की तो देती है, ठीक है? चलिए देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये बताना है आपको यहाँ पे कि जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, उससे क्या कहते हैं बताइए। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लगाइए आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे। रेटिना के पीछे, हाँ दोस्तों रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। दोस्तों किसमें बनता है, उत्तल में बनता है। अरे दोस्तों उत्तल में बनता है रेटिना के पीछे, है ना। तो दोस्तों उत्तल में बात करें तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा यहाँ से करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं भाई, है ना, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन। देखो उत्तल में बनता है रेटिना के पीछे और उत्तल में होता है दूरदर्शी दोष। उत्तल में निकट और रेटिना के सामने, रेटिना के सामने या रेटिना के पूर्व है, ठीक ना, रेटिना के पहले। और जरा दृष्टि दोष दोस्तों, जरा दृष्टि दोष, इसमें दी फोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। इसमें दी फोक्सी लेंस का इसमें यूज किया जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। जो कॉर्निया है उसकी आकृति चेंज हो जाती है दोस्तों, याद करो कॉर्निया की आकृति चेंज हो जाती है दोस्तों। मैंने आपको एक दिन बताया भी था इसका एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल, कि दोस्तों आपने देखा होगा कई दोस्तों ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो देखते किधर है और बात किधर करते हैं ना। आपको लगता है कि ये किसी दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन बात दोस्तों आपसे कर रहे होते हैं। मतलब उनके जो नेत्र है, नेत्र में दोस्तों कॉर्निया की जो आकृति है ना दोस्तों, वो क्या है, वो दोस्तों चेंज हो जाती है, ठीक ना, अनियमित हो जाती है दोस्तों। कैसे हो जाती है, अनियमित हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। देखो बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन था, बताइए उत्तल लेंस की समता क्या होती है दोस्तों, बताइए जल्दी से। उत्तल लेंस की जो समता है दोस्तों, उत्तल और अवतल, देखो दोस्तों अवतल लेंस में समता होती है ऋणात्मक दोस्तों, अवतल में होती है ऋणात्मक, जबकि उत्तल में दोस्तों यहाँ पे बात करें उत्तल में, हाँ चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। हाँ सर उनका लेंस इधर उधर होता है, हाँ बिल्कुल, कॉर्निया की आकृति अनियमितकार होती है दोस्तों। धनात्मक बिल्कुल यहाँ पे सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्लस में और इसकी नेगेटिव में, ठीक ना, इसकी नेगेटिव में। चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता सदैव होता है, क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी भाई, अवतल लेंस के द्वारा दोस्तों जो आवर्धन क्षमता है वो सदैव रहती है, एक से कम रहती है या एक से ज्यादा रहती है। हाँ दोस्तों अवतल में आवर्धन क्षमता एक से कम होती है या एक से ज्यादा होती है, ये बताना आपको, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। आवर्धन क्षमता एक से कम होती है, एक से कम रहती है अवतल में, जबकि उत्तल में एक से ज्यादा रहती है। उत्तल में एक से ज्यादा रहती है, दोनों के बारे में दोस्तों ध्यान रखना है, उत्तल में एक से ज्यादा, अवतल में एक से कम। देखो अगला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब दोस्तों किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या कौन से लेंस के द्वारा दोस्तों प्राप्त किया जाता है, बताइए भाई जल्दी से आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे। चलिए हाँ जी, सभी साथियों का कमेंट्स में यहाँ पे आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। किसी भी वस्तु का आभासी एंड विवर्धित जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो हमेशा और हमेशा कौन से दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं हम यहाँ पे, बताइए। उत्तल दर्पण से, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उत्तल दर्पण से आसी दोस्तों, सी आभासी और सीधा उत्तल दर्पण, ठीक है। वास्तविक एंड उल्टा अवतल दर्पण दोस्तों, वास्तविक एंड उल्टा दोस्तों अवतल दर्पण, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन था, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद में कहां से गुजरती है, चाहे उत्तल लेंस लिखा हुआ आए या दोस्तों यहाँ पे बात करें तो उत्तल लेंस की जगह अवतल दर्पण भी लिखा हुआ आ सकता है, अवतल दर्पण भी यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ओके। तो दोस्तों बात करें
देखिए यहां पे जो अपना आंसर है वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। बताइए क्या होगा आंसर। वक्रता केंद्र बता रहे हैं, नहीं 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 दोस्तों, नहीं, गलत कर रहे हो आप, गलत बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए आएगा, मुख्य फोकस से गुजरती है। जो किरणें है दोस्तों अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक 14 साल का लड़का श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी कौन से दोष से पीड़ित है और इसे दूर करने के लिए वो कौन सा लेंस लगाएगा, बताओ जल्दी से, आंसर क्या आएगा आपका। एक 14 साल का दोस्तों विद्यार्थी है जो कि बोर्ड पर लिखी हुई दोस्तों जो भी है उसे 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। अब दोस्तों बताइए कौन सा लेंस उसके लगेगा, कौन सा नेत्र दोष उसके, हाँ क्या होगा आंसर। 172 साथी क्लास में आ गए, सभी का आंसर आना चाहिए। सर आपने सीईटी पास की है, सॉरी सर, क्या बोल रहे हो ये, हाँ सीईटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी आ रहा है, पहली बात तो डी तो होगा ही नहीं दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्योंकि दूर तो होगा नहीं दोस्तों, 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता, मतलब दोस्तों दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसे, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, मतलब दोस्तों लगेगा तो उसके कौन सा लेंस लगेगा दोस्तों, अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा दोस्तों, अवतल लेंस। और अवतल लेंस में होता है निकट दृष्टि दोष, अवतल में होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी होती है, बताइए। चलिए, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में दोस्तों अधातु कौन सी यूज की जाती है, तो यहाँ पे सिलिकॉन राइट हो जाएगा, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। देखो बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरीके से अलग कर सकते हैं कौन सी विधि के द्वारा, बताइए। एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरीके से अलग किया जा सकता है किसके द्वारा, हाँ दोस्तों बताइए। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, गलत मत बता देना दोस्तों। मैंने ये भी बताया था दोस्तों, डीजल को पेट्रोल से भी अलग कर सकते हैं, डीजल को पेट्रोल से अलग कर सकते हैं, एल्कोहल को जल के मिश्रण से अलग कर सकते हैं। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आंसर अपना क्या होगा, फरबाजी आसवन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, फरबाजी आसवन विधि, ठीक ना, बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताना है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एसिड को, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एसिड को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित मात्रा में दृढ़ता से गर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, ये सीईटी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, देख लो। अब आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता दोस्तों मतलब आपने ढंग से पढ़ा नहीं है ना, आपने ढंग से पढ़ा नहीं दोस्तों इतने दिनों में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायु की सीमित मात्रा में दोस्तों क्या है, उसे गर्म करते हैं। वायु की सीमित मात्रा में दोस्तों गर्म क्या होता है, निस्तापन, निस्तापन आंसर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे निस्तापन बिल्कुल सही बता रहे भाई यहाँ पे, है ना, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पे जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। निस्तापन उसे कहते हैं, उसे निस्तापन दोस्तों कहा जाता है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु दोस्तों क्या होगा, बताइए। अरे सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु बताना दोस्तों, दूर बिंदु कितना हो जाएगा। हाँ चले भाई लगाइए आंसर। देखो यहाँ पे बात करें दूर बिंदु की, तो दूर बिंदु तो अनंत होता है, दूर बिंदु दोस्तों होता है हमेशा अनंत। आप दोस्तों कभी देखना यहाँ पे दोस्तों, कभी मतलब दोस्तों खुली जगह जाओ ना, वहां पर देखना आपको दूर दूर से दोस्तों दिखाई देगा, जहां तक आप देख पाओगे ना। तो वो डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे बात करें, वो दूरी है वो अनंत तक होती है।
अगला क्वेश्चन था कि सामान्य दृष्टि वाले युवा ऐसक, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या होती है। अब की बार निकट के बारे में पूछा जा रहा है आपको। अब की बार आपको यहाँ पे बताना है निकट दूरी कितनी होती है। तो निकट यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दोस्तों। निकट कितनी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है ना। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से। देखो अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार होता है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से श्वसन है जो कि कौन सी प्रक्रिया का दोस्तों एक कौन सी अभिक्रिया का दोस्तों एक प्रकार होता है। श्वसन के बारे में आपको दोस्तों बताना है। चलिए भाई लगाइए जल्दी से आंसर क्या होगा। हाँ जी, श्वसन दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। श्वसन की जो प्रक्रिया दोस्तों होती है उसमें क्या होता है, लगाइए। ये कैसी अभिक्रिया दोस्तों, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों, ठीक ना। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहां से ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों होती है, ठीक ना। ऊष्माक्षेपी दोस्तों अभिक्रिया होती है श्वसन। चले बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खी के दंश में दोस्तों एक अमल छूटता है जिसके कारण से दर्द और जलन होता है। अंतः सेपित अमल कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी से। क्या होगा आंसर। मधुमक्खी के दंश की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो मधुमक्खी के दंश में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो देखो जो अमल होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, मिथेनोइक अमल होता है। ऑप्शन नंबर डी, मिथेनोइक अमल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। अच्छा, सिट्रिक अमल दोस्तों खट्टे फलों में होता है, ये भी आपको पता है, ये होता है खट्टे फलों में, ठीक है ना। और दोस्तों एसिटिक होता है सिरके में दोस्तों, ये सिरके में होता है एसिटिक अमल। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है, बताइए। गर्भवती महिला में सामान्यतः जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्तर कितना होता है। एक सामान्य महिला में तो है ना 12 से 16 ग्राम होता है, ठीक ना। 12 से 16 ग्राम एक सामान्य महिला में, सामान्य महिला में। और एक पुरुष में दोस्तों बात करें ना, पुरुष में होता है 14 से 18, ये पुरुष में होता है। लेकिन गर्भवती महिला में कम होता है, 11 होता है। 11 कितना होता है, 11 ग्राम डेसीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 11 ग्राम। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन था, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, अपना ब्लड दोस्तों दे सकता है, कौन कौन है बताइए। हाँ देखो बात करें बी रुधिर वर्ग, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप दोस्तों क्या है, बी है। अब उसको क्या है, रक्त देना है। उसको दोस्तों वो जो है वो अपना खून किसे दे सकता है, अपना खून दोस्तों एक तो दे सकता है ए बी को, क्योंकि ए बी दोस्तों भूखा रहता है, सबसे ले सकता है ए बी। और एक दोस्तों वो बी को ही दे सकता है। जैसे ए के बारे में बात करें तो ए अपना खून एक तो ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। ऐसे दोस्तों बी भी अपना खून ए बी और बी को दे सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखो बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है किसने दिया है दोस्तों, लगाए आंसर। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है पारितंत्र के जनक कौन है, पारितंत्र के जनक कौन है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे ओडम। एक क्वेश्चन आता है भारत में पारिस्थितिकी जनक, भारत में दोस्तों पारिस्थितिकी के जनक कौन है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा दोस्तों, रामदेव मिश्रा। एक क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों आए तो टेंस ले बताना है, जबकि अगर इतना ही आए पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, अगर दोस्तों इतना ही आए कि पारिस्थितिकी जो शब्द है ये किसने दिया था दोस्तों ना, ये किसने दिया है,
तो हमारा आंसर आएगा अर्नेस्ट हैकेल। दोस्तों अर्नेस्ट हैकेल एंड रीटर है दूसरी ना, एंड रीटर के द्वारा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लगा लेना आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, टेंसल है। देखो अगला क्वेश्चन था, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है बताइए। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, ये आपको लगाना आंसर। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो उत्पादकों की होती है सर्वाधिक संख्या। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो उत्पादक की होती है। उत्पादक यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना, उत्पादक होगा। उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। उत्पादक के बारे में दोस्तों बात करें मतलब पेड़ पौधों की संख्या, ठीक ना, पादपों की संख्या, ठीक है दोस्तों, पादपों की संख्या ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन पिछली बार सीईटी में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। अब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश चलता है। दोस्तों देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश कौन से माध्यम से, दोस्तों कौन से माध्यम में चलता है, सघन से विरल में जाता है दोस्तों, ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बात करें वायु से जल लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे तो दोस्तों बात करें तो जल क्या हो गया, सघन हो गया। दोस्तों यहाँ पे तो जल क्या हो गया, सघन हो गया। दोस्तों लिखा हुआ है वायु से कांच में, दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जल से कांच में नहीं दोस्तों, कांच से जल में, ठीक ना, कांच से जल में ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे। जहां पर दोस्तों बात करें कांच तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और दोस्तों जल क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। जल दोस्तों कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम दोस्तों हो जाएगा। इनका अपवर्तनांक ध्यान रखोगे तो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए देखो दोस्तों बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक या आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बताइए जल्दी से। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है ना, जब अपवर्तन कोण का मान दोस्तों, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। पता नहीं आप क्या लगा रहे हो, आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर लगा रहे हो, नहीं दोस्तों गलत बता रहे थे आप तो। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, लगाइए आंसर। 45 डिग्री दोस्तों क्या है, परावर्तन कोण है, आपतन कोण दोस्तों बताना है कितना हो जाएगा। 45 डिग्री क्या है, परावर्तन कोण है, और 45 डिग्री दोस्तों परावर्तन कोण है, तो आपतन कोण कितना होगा, वो भी 45 ही होता है दोस्तों, वो भी कितना होता है, 45 ही होता है। आपतन एंड परावर्तन कोण का मान बराबर होता है इसमें, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है, सबसे कम विचलित दोस्तों होता है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। चले भाई सभी साथियों को बताना है। देखो दोस्तों सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम विचलन और सर्वाधिक विचलन। हमने पढ़ा कि सर सर्वाधिक विचलन तो बैंगनी का होता है, जबकि सबसे कम विचलन ना लाल रंग का होता है। बोलोगे सर ना तो बैंगनी लिखा हुआ है और ना लाल लिखा हुआ है, हाँ ना तो यहाँ पर बैंगनी है और ना लाल है, तो फिर क्या करोगे दोस्तों, ये देखो अपनी ट्रिक काम आएगी यहाँ पर। विबग्योर दोस्तों ये क्या है, विबग्योर दोस्तों ये अपनी ट्रिक है।
अब दोस्तों देखो लाल से पहले क्या लिखा हुआ है, लाल से पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ है दोस्तों। अरे ऑरेंज का मतलब क्या होता है हिंदी में, बताओ जल्दी से। ऑरेंज का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो लाल का विचलन सबसे कम होता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है दोस्तों। लाल के बाद में देखो यहाँ पे ऐसे दोस्तों अगर जाओगे ना ऐसे, तो विचलन दोस्तों बढ़ेगा। विचलन का मान दोस्तों क्या होगा, विचलन का मान ज्यादा हो जाएगा, विचलन का मान दोस्तों क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब लाल का कम है, लाल के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ दोस्तों, नारंगी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नारंगी जिन्होंने बताया, जिन्होंने नारंगी बताया उनका राइट होगा यहाँ पे। चले भाई देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। चलो दोस्तों जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करो दोस्तों। तो यहां पे आंसर क्या होगा, सर बैंगनी बाद नीला आएगा। अरे वो है ना, वो अपनी ट्रिक ये होती है, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला, ठीक ना। तो ये नारंगी हुआ, ये लाल हुआ, ये जामुनी होता है यहाँ पर, ये जामुनी, ये नीला, ठीक है ना। बेजानी है पीनाला होता है वो, बे आप जो बता रहे वो नहीं है, बेनी है पीनाला नहीं होता, बेजानी है पीनाला होता है। तो फिर भी आंसर दोस्तों हिंदी में भी देखो नारंगी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, नारंगी, लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन चले दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीला थोता का रासायनिक नाम बताओ पहले तो। नीला थोता को दोस्तों अपन क्या लिखते हैं, CuSO4.5H2O, CuSO4 डॉट, ये U है, ए मत कर देना गलती से, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी नहीं तो। एक दोस्तों ये नीला थोता का होता है जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। एक देखो यहाँ पे एप्सम साल्ट दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं ये, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आता है ना, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, NaOH। ये दोस्तों यहाँ पे बताइए जल्दी से। सर गड़बड़ कर गया, हाँ गड़बड़ तो आप पढ़ते ही नहीं हो तो क्या करें, ये बताइए। सर गोलमाल करे, अरे क्या पढ़ना नहीं है क्या आज आप लोगों को, ये बताइए। हाँ कमेंट ज्यादा कर रहे हो, बातें ज्यादा कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे दोस्तों नीला थोता कॉपर सल्फेट। अच्छा दोस्तों एक ध्यान रखना, एक कई बार क्वेश्चन आता है किसके बारे में, नीला थोता की तरह सफेद और हरा थोता, हरा थोता और सफेद थोता। देखो हरा थोता का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4, FeSO4.7H2O, जबकि दोस्तों सफेद का जो फॉर्मूला होता है ZnSO4, ZnSO4.7H2O, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक मानव कायिक कोशिका के एलोसोम में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बताइए जल्दी से। क्या होगा आंसर, एक मानव की कायिक कोशिका में एलोसोम में, देखो कोशिका में दोस्तों बात करें गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र दोस्तों टोटल होते हैं 23 जोड़ी, 23 जोड़ी का मतलब हो गया टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। अब इनमें से दोस्तों बात करें, देखो इनमें से दोस्तों बात करें तो एलोसोम के बारे में आपको बताना है कि एलोसोम में दोस्तों कितने होते हैं। चले भाई जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ सभी, देखो दोस्तों एक तो होता है ऑटोसोम, एक तो होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। एलोसोम का मतलब होता है लिंग गुणसूत्र, इसका मतलब होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र दोस्तों एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी का मतलब हो गया टोटल 2 गुणसूत्र होते हैं। भाई साहब गलत कर रहे हो आज तो, हाँ देखो कर दी गड़बड़, क्या करे आपका, इतना पढ़ाने के बाद में भी गलत कर देते हो।
ऑटोसोम में होते हैं 22 जोड़ी, 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम में, मतलब टोटल 44 गुणसूत्र होते हैं। इसमें दोस्तों एक जोड़ी 2 गुणसूत्र कौन कौन से, एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स महिला में और एक्स वाई ये पुरुष में होता है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन डी होगा। पूछा जा रहा था कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब टोटल 2 गुणसूत्र है, टोटल 2 गुणसूत्र है। देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद में पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, लगाइए आंसर क्या होगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद में पैरों की मांसपेशियों में, हाँ सर मैं एक सोच रहा था, सोच ही लो बस आप, है ना, लगाना मत आंसर है, एग्जाम में भी सोच कर आ जाना। यहां पे क्वेश्चन है धावकों को दौड़ने के बाद में पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, तो लेक्टिक अमल आंसर आएगा यहाँ पे। लेक्टिक अमल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेक्टिक अमल दोस्तों बताइए किसमें पाया जाता है लेक्टिक अमल। लेक्टिक अमल दोस्तों किसमें पाया जाता है, दूध दही में दोस्तों, दूध दही में। ओके देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों ये बताइए, चलिए यहां पे क्वेश्चन है लाख कीट के कौन से भाग से लाख का स्त्रवण होता है, ये कीट लिखा हुआ यहां पे, ठीक ना, लगाइए आंसर। लाख कीट के किस भाग से दोस्तों लाख का स्त्रवण होता है, उदरीय ग्रंथि से, ठीक ना, उदरीय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। सर जी सोचने से दिमाग तेज होता है, सोचने से दिमाग तेज होता है। नए नए लॉजिक कैसे ढूंढ लेते हो आप। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाइयों के बारे में यहां पे क्वेश्चन है जो कि अपच के निदान में काम आती है, बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवाइयां हैं जो अपच के निदान में काम आती है। हाँ ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे, प्रत्यमल दोस्तों, ठीक ना, कौन सी दवाइयां होती है, प्रत्यमल होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किशोरियों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा होता है, बताइए। हाँ चलिए बताइए आंसर क्या होगा। भारत में किशोरियों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो पोषण संबंधी विकार होता है वो रक्ताल्पता होता है, रक्ताल्पता होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह विटामिन जो कि हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है, बताइए आंसर क्या होगा। ऐसा विटामिन बताइए जो हार्मोन की तरह तो करता है कार्य और कैल्शियम का करता है अवशोषण है, कैल्शियम का करता है अवशोषण है, बताओ। विटामिन डी आएगा ना यहाँ पे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग होता है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कौन से बच्चे की मृत्यु होती है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन करा दिया, ऐसे लेकर आ गया, मुझे लग रहा था क्वेश्चन आएगा इसलिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस दोस्तों एक रोग होता है जिसमें आरएच कारक के कारण, कि दोस्तों जो आरएच पॉजिटिव अगर है
RH पॉजिटिव पुरुष है, उसकी शादी अगर RH नेगेटिव महिला से हो जाए, उसकी शादी दोस्तों अगर RH नेगेटिव महिला से हो जाए तो उसकी जो पहली संतान होती ना, उसकी प्रथम संतान तो दोस्तों कैसी रहती है, स्वस्थ रहती है। लेकिन दोस्तों बात करें जो दूसरी संतान है ना, सेकंड, उसकी दोस्तों भ्रूण में ही मृत्यु हो जाती है, उसकी भ्रूण में दोस्तों क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसका दोस्तों एक टीका लगा देते हैं पहले ही, रोगम का टीका, रोगम का टीका इसके लिए दोस्तों लगा देते हैं ताकि दोस्तों फिर भ्रूण में मृत्यु नहीं होती। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण क्या होता है, बताइए जल्दी से। हाँ जी भाई, हाँ चलिए, इसका जो कारण है वो व्यतिकरण होता है। इसका दोस्तों जो रीजन है वो क्या होता है, व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है कि दोस्तों श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, श्वेत प्रकाश का अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाना, व्यतिकरण दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला था 1957 में अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है, बताइए। 1957 में अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जो मानव निर्मित उपग्रह है वो कौन सा है, ये बताइए आप। चलिए भाई जल्दी से लगाइए आंसर। हाँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, स्पुतनिक फर्स्ट। बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, स्पुतनिक फर्स्ट, रूस के द्वारा दोस्तों, ठीक ना, रूस के द्वारा दोस्तों निर्मित है ये, ठीक ना। ओके 1957 दोस्तों, अक्टूबर 1957 में, अक्टूबर 1957 में दोस्तों, और नवंबर 1957 में स्पुतनिक सेकंड, स्पुतनिक सेकंड दोस्तों, स्पुतनिक सेकंड दोस्तों, जिसमें लाइका कुतिया को दोस्तों भेजा जाता है, जिसमें लाइका कुतिया है दोस्तों, इसे भेजा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन था, कौन सा भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित रॉकेट है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या हुआ, आर्यभट्ट। हाँ आर्यभट्ट से अभी क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, आपके सीटी का एग्जाम दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आया था आर्यभट्ट से। भारत के द्वारा दोस्तों भेजा जाने वाला पहला उपग्रह है, भारत के द्वारा भेजा जाने वाला दोस्तों पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ठीक है, ये दोस्तों बहुत बार हमने पढ़ लिया, 1975 में दोस्तों भेजा गया था इसे। देखो अगला क्वेश्चन था, रोहिणी दोस्तों, रोहिणी के बारे में ध्यान रखना, रोहिणी जो फर्तम है, इसको दोस्तों कब भेजा जाता है, रोहिणी फर्तम, रोहिणी फर्स्ट दोस्तों 1980 में, 1980 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहां पे बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है, ये विक्रम एस है, ऑप्शन नंबर सी, विक्रम एस आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, विक्रम एस। ठीक है ना, विक्रम एस यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विक्रम एस दोस्तों। लगभग क्वेश्चन तो आप गलत बता रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य को जानने के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान दोस्तों कौन सा है, बताइए जल्दी से। हाँ जी दोस्तों जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। सूर्य को जानने के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित जो अंतरिक्ष यान है वो कौन सा दोस्तों, नासा के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब, ठीक ना, पार्कर सोलर प्रोब दोस्तों, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे पढ़ा हुआ है ना दोस्तों, ये बताइए, ये सारे क्वेश्चन है ना अपने पढ़े हुए हैं पहले की क्लासेज में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों नया नहीं है आपके लिए। देखो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का प्रयोग करते हैं, बताइए। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का प्रयोग किया जाता है, लगाइए आंसर क्या होगा। हाँ जी भाई, बैंकिंग उद्योग में दोस्तों यीस्ट या खमीर का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यहां पे अपना राइट आंसर है, ऑप्शन बी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों। देखो बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सूची छिद्र कैमरे में
एक सूची छिद्र कैमरे में दोस्तों किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। बताइए बताइए भाई आंसर क्या होगा यहाँ पे। कैमरे में दोस्तों बात करें तो कैमरे में दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है दोस्तों? हाँ कैसा होता है? आभासी सीधा रंगीन छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा श्याम सफेद छोटा, वास्तविक उल्टा और रंगीन और छोटा। आंसर क्या आएगा? ये तो शानदार क्वेश्चन आ गया है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। हाँ अरे ऑप्शन सी कैसे लगा रहे हो? श्याम थोड़ी ना होता है, श्याम तो होता ही नहीं दोस्तों। वास्तविक उल्टा रंगीन छोटा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ठीक ना। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, रंगीन होता है और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन था, ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीड़ित रहते हैं। ग्लूटेन मुक्त आहार, गेहूं के बारे में दोस्तों मना करते हैं कि गेहूं का आपको यूज नहीं करना, गेहूं तो खाना ही नहीं है आपको, है ना। गेहूं का आटा दोस्तों यूज खाना ही नहीं है, मतलब दोस्तों क्योंकि उनके आंत में है ना दोस्तों, उनके आंत में है ना दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती है। तो ग्लूटेन मुक्त के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चले भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ये सीलियक रोग में होता है दोस्तों। जो व्यक्ति सीलियक रोग से पीड़ित होते हैं उनको मना करते हैं, गेहूं की रोटी खाने के लिए उनको मना करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेस आहार, डेस DASH, डेस आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो कौन से रोग से ग्रसित होते हैं। डेस आहार की बात करें ना तो जिनके उच्च रक्तचाप होता है, जिनके हाई BP रहती दोस्तों, ठीक है ना, उनको इस दोस्तों डेस आहार से क्या है, उनको बोला जाता है कि डेस आहार आपको लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा इनमें से? बताइए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है। बेंजीन का नाइट्रीकरण पिछले CET में क्वेश्चन आया हुआ था, ये बेंजीन का दोस्तों नाइट्रीकरण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, बेंजीन का नाइट्रीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, किस पादप से रेत से तेल और चारा प्राप्त होता है? कौन से पादप से होता है? दोस्तों जूट से रेशा ही निकलता है केवल। मूंगफली से तेल निकलता है और चारा भी निकलता है मूंगफली से। कपास से दोस्तों रेस से निकलते हैं, कपास के रेस से निकलते हैं। जबकि अलसी से है ना, इससे रेस से भी, तेल भी और चारा भी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों जल्दी से, उपग्रह गगन को दोस्तों, हाँ जी भाई जल्दी से लगाए आंसर क्या होगा। चलिए गगन के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आता है। ये इसरो का उपग्रह है, ये इसरो का क्या दोस्तों उपग्रह है? गगन का पूरा नाम भी एग्जाम में आता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड दोस्तों, ऑगमेंटेड। और एक दोस्तों नेविगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें दोस्तों पथ प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके लिए? पथ प्रदर्शन के लिए। पथ प्रदर्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बताइए 1 नवंबर 2022 को कौन सी संस्थान के द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया जाता है? बताइए। 1 नवंबर 2022 में कौन सी संस्था है जिसके द्वारा फाल्कन हेवी, अरे दोस्तों एलोन मस्क की संस्था है, वो है एलोन मस्क की दोस्तों क्या संस्था, निजी
निजी दोस्तों संस्था है वो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी होगा स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक साथ 143 उपग्रह को छोड़ा जाता दोस्तों इस कंपनी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन था, आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था किस एजेंसी के द्वारा दोस्तों? हाँ चलिए, आर्टेमिस 1 नामक जो अंतरिक्ष मिशन है वो लॉन्च किया जाता है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की एजेंसी है, अपने भारत की एजेंसी है इसरो, ठीक है। और जाक्सा दोस्तों ये बता जल्दी से, ये दोस्तों ये भी अमेरिका की है, और दोस्तों ये यूरोप की दोस्तों ना, ये यूरोप की है। देखो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी का कारण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी का जो मेन कारण है वो क्या होता है? आंसर क्या आएगा यहाँ पे बताइए दोस्तों। आयोडीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा डिजीज, गलगंड रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था, कौन सा संघनन बहुलक नहीं होता? कौन सा इनमें से संघनन बहुलक नहीं होता? संघनन, हाँ दोस्तों, एक होता है योगात्मक, एक संघनन बहुलक। तो संघनन बहुलक कौन सा नहीं हुआ है? देखो यहाँ पे डेक्रोन, मेलेमाइन, नियोप्रीन, ग्लिप्टिन लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा? नियोप्रीन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। डेक्रोन संघनन बहुलक है, मेलेमाइन भी संघनन है, ग्लिप्टिन भी संघनन दोस्तों, नियोप्रीन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नियोप्रीन दोस्तों नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष प्रमुख पारितंत्र की संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? अरे दोस्तों पारितंत्र के बारे में हमने पढ़ा, पारितंत्र होता है 3 प्रकार से, मतलब दोस्तों जो पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के बने होते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के बने होते हैं दोस्तों। एक होता है ऊर्जा का पिरामिड, सदैव सीधा होता है, सदैव ही क्या होता है? सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। एक होता है संख्या के आधार पर पिरामिड, और दोस्तों एक होता है जैव भार के आधार पर पिरामिड, एक होता है जैव भार के आधार पर पिरामिड। अब संख्या में यहाँ पे देखो, संख्या के बारे में लिखा हुआ है, वृक्ष के बारे में। संख्या में दोस्तों वृक्ष दिया हुआ है, वृक्ष यहाँ पे दिया हुआ है। अब लगाना है आपको आंसर। अगर संख्या में जल आ जाता या स्थल आ जाता तब तो हम कह देते कि ये तो सीधा होता है, लेकिन वृक्ष का दोस्तों उल्टा बनता है। वृक्ष का कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वहीं पर दोस्तों जैव भार में इसका उल्टा हो जाएगा। जैव भार में दोस्तों यहाँ पे बात करें, जैव भार की दोस्तों बात करें तो जल का उल्टा बनता है, यहाँ पे जल का उल्टा बनता है, बाकी सबका सीधा बनता है, ये ध्यान रखना बस। यहाँ पे जल का उल्टा, जैव से जल और जल का उल्टा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन था, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता की सीमा कारक क्या होता है? बताइए जल्दी से। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का जो सीमा कारक है वो प्रकाश होता है। प्रकाश से दोस्तों, प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, प्रकाश से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्कर की कड़ी होती है? फास्फोरस चक्कर की कड़ी होती है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है गुआनो, किंगफिशर है, कबूतर है, हमिंग बर्ड, बताइए। फास्फोरस दोस्तों ये मिलता है गुआनो पक्षी की बीट से, गुआनो पक्षी की बीट से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी परिस्थिति में किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, हाँ बताइए आंसर क्या होगा? कौन सी परिस्थिति में दोस्तों प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? अब ऑप्शन पढ़ो एक बार। सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है जिसका रक्त ग्रुप ए बी है उसे ए ब्लड दे सकता है। सही बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जिसका रक्त समूह ए बी है उसे बी भी ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त दिया जाए। दोस्तों बताइए जल्दी से क्या हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप दोस्तों सभी को दे सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप है ना, सभी को दे सकते हैं। अगला है जिस एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दिया जाए। नहीं दोस्तों, गलत लिखा हुआ ये। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल प्रतिक्रिया हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्योंकि ओ के पास में दोस्तों क्या होता है? एंटीजन होता है। इसके बाद में दोस्तों एंटीजन होता है दोस्तों ओ के पास में, मतलब एंटीबॉडी होती है दोस्तों, ठीक ना, एंटीबॉडी होती है ओ के पास में, ए और बी, ए और बी दोस्तों इसके पास में एंटीबॉडी होती है ओ के पास में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन कि रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए साबुन में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। चलिए, ओ है ना दोस्तों अपना ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव ले नहीं सकता दोस्तों सभी से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है रोगाणु रोधक दोस्तों गुणों को प्रदान करने के लिए साबुन में क्या मिलाते हैं? बाईथियोनल दोस्तों, बाईथियोनल ऑप्शन नंबर डी। साबुन में दोस्तों झाग के गुणों को बढ़ाने के लिए, साबुन में झाग के गुणों को बढ़ाने के लिए दोस्तों उसमें रोजीन दोस्तों मिला देते हैं, ठीक ना, उसमें क्या मिला देते हैं? रोजीन दोस्तों मिला देते हैं। ओके, और ये सल्फोनेट दोस्तों ये अपमार्जक होता है, अपमार्जक साबुन रहित साबुन कहते हैं इन्हें कहते हैं साबुन रहित साबुन। और दोस्तों ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सोडियम लोरिल सल्फेट दोस्तों, ये साबुन होता है एक प्रकार का, ये दोस्तों क्या होता है? साबुन का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक होता है? तो आंसर यहां से अपना क्या होगा? सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। सर आज क्लास कितनी? आज क्लास होगी 1:15 तक, ठीक है ना, 1:15 तक होगी। अगला क्वेश्चन है उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम क्या है? सीईटी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था ये। उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का जो सामान्य नाम है दोस्तों वो क्या होता है? उसे कहते हैं शॉटगन विधि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा शॉटगन विधि। दोस्तों कौन सी विधि है? शॉटगन विधि। बंदूक विधि तो दोस्तों बंदूक विधि का जो सामान्य नाम होता है वो शॉटगन विधि होता है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या होता है? बताइए जल्दी से। एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, जल की अपेक्षा तरल जो कि अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका दोस्तों जो रीजन है वो क्या होता है ये बताना आपको। क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल से ज्यादा होता है, तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक ना, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा यहां से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस किस वाहक से स्थानांतरित होता है? इंसेफेलाइटिस, हाँ इंसेफेलाइटिस दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस ना दोस्तों, हम पढ़ते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस अपने मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क को दोस्तों ये क्या करता है? प्रभावित करता है दोस्तों। तो यहां पे बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा अपना? चलिए किस वाक से? क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर ए, क्यूलेक्स से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर, ठीक ना। अरे क्यूलेक्स से होता है ये, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यहाँ से डी लगा रहे हैं पता नहीं क्यों। देखो अगला क्वेश्चन था डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं होता? डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया के लिए होता है परट्यूसिस, मतलब दोस्तों काली काशी होती है परट्यूसिस, और एक होता है टिटनेस।
इसके लिए दोस्तों डीपीटी का टीका लगता है, पोलियो के नहीं लगता, पोलियो के लिए नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहां से। देखो अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु चमगादड़ के द्वारा फैलता है? बताइए कौन सा विषाणु दोस्तों चमगादड़ के द्वारा फैलता है? चमगादड़ के द्वारा निपा वायरस होता है, ठीक ना। कौन सा वायरस? निपा वायरस, निपा वायरस है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहां से। ऑप्शन ए यहां से अपना आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी से। चलिए देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एलिफेंटिएसिस रोग होता है, एलिफेंटिएसिस दोस्तों ये वही है फील पाँव रोग है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फील पाँव रोग, ठीक ना। इसे फील पाँव रोग कहते हैं दोस्तों। ये किससे होता है बताइए जल्दी से। हाँ आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बुकेरेरिया दोस्तों। वैसे वुचेरेरिया होता है, ठीक ना। क्या होता है? वुचेरेरिया होता है, वुचेरेरिया ब्रेंकोफटाई, वुचेरेरिया ब्रेंकोफटाई, ब्रेंकोफटाई से होता है ये। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसका वाहक मादा क्यूलेक्स होता है। इसका जो वाहक होता है ना वो क्या होता है? मादा क्यूलेक्स होता है। ये कर्मी जनित डिजीज दोस्तों, ठीक ना। ये दोस्तों क्या है? कर्मी है, कर्मी है दोस्तों। ये कर्मी जनित डिजीज होता है फील पाँव रोग। कर्मी जनित दोस्तों ये रोग होता है फील पाँव। हीविया बेसिलेंसिस किसका सामान्य नाम होता है? बताइए। हीविया बेसिलेंसिस ये दोस्तों इसका सामान्य नाम क्या होता है? रबड़ होता है दोस्तों। क्या होता है? रबड़ होता है। हीविया अगर आ जाए रबड़ लगाना है आपको, ठीक ना। क्या लगाना दोस्तों? रबड़ लगाना है। रबड़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्र का उपयुक्त अध्ययन कौन सी अवस्था में करते हैं? बताइए जल्दी से। यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्र का जो अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में क्या होता है? मेटाफेज अवस्था में होता है गुणसूत्रों का अध्ययन। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट दोस्तों जहां तक हो सकता है ये जो टॉपिक है ना उसमें से यही क्वेश्चन आएगा, डीएनए अणु वाला, कि अलग अलग स्थानों पर काटने वाले जो एंजाइम होते हैं जिन्हें आणविक कैंची कहते हैं, जिन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। उसे कहते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। या तो प्रतिबंधित दोस्तों लिखा हुआ आ जाएगा या रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक ना। या रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, दोनों में से एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन इसमें होता है दोस्तों, आनुवांशिकी का अध्ययन इसमें होता है दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? बताइए। कार्बन का कौन सा अपरूप होता है जियोडेसिक गुंबद के समान स्वरूप रखता है? आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताइए दोस्तों जल्दी से। जिन्होंने क्लास को अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया वो क्लास को लाइक कर देना। ओके दोस्तों, देखो यहाँ पे कार्बन के अपरूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों एग्जाम में। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं जियोडेसिक गुंबद जैसी जो संरचना है दोस्तों, कौन सा अपरूप रखता है? हाँ बिल्कुल फुलरीन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फुलरीन होगा आंसर। फुलरीन यहाँ पे राइट। अच्छा यहाँ पे दोस्तों बात करें ग्रेफाइट की संरचना, षटफलकीय होती है, ठीक ना। षटफलकीय ग्रेफाइट की संरचना होती है। हीरे की संरचना दोस्तों चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय हीरे की संरचना होती है। फुलरीन की दोस्तों फुटबॉल जैसी संरचना होती है, गुंबद जैसी, ठीक ना। गुंबद जैसी दोस्तों क्या होती है? संरचना होती है। देखो अगला क्वेश्चन था, असत्य कथन को छाटिए दोस्तों। गलत कौन सा लिखा हुआ यहाँ पे? गलत कौन सा लिखा हुआ दोस्तों? हाँ ग्रेफाइट की परतीय संरचना सही है दोस्तों, ग्रेफाइट की परतीय मतलब षटफलकीय परतदार, षटफलकीय परतदार संरचना होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है।
ग्रेफाइट को स्नेह के रूप में भारी मशीनों में काम में लेते हैं, भारी मशीनों में इसे काम में लेते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकता, कितना गलत लिखा हुआ है, सरासर गलत दोस्तों। ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत का चालन होता है, इसमें विद्युत का चालन होता है ग्रेफाइट में दोस्तों, ये होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ था। रक्त कोशिकांग जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, उसे क्या कहते हैं बताइए। रक्ताणु का मतलब होता है आरबीसी, स्वेताणु का मतलब दोस्तों होता है डब्ल्यूबीसी, और पट्टिकाणु का मतलब दोस्तों होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स दोस्तों, ठीक ना, प्लेटलेट्स दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन है कि शरीर को बाहरी जीवों से सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है। तो चारकोल दोस्तों ये कार्य करता है अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक ना, ये अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों कार्य करता है चारकोल। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा यहाँ से, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या की तुलना में, देखो आरबीसी की संख्या दोस्तों ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की कम होती है। इनका अनुपात 1:600 होता है, 1:600 होता है दोस्तों अनुपात। तो यहाँ पे बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की तुलना में कम होती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कम होती है दोस्तों, ना क्या होती है, कम होती है। मेंडल के अनुसार द्विसंकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा। लक्षण प्रारूप दोस्तों मतलब यहाँ पे फिनोटाइप की बात हो रही है, यहाँ पे फिनोटाइप की बात हो रही है दोस्तों, फिनोटाइप। दोस्तों जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, द्विसंकरण में दोस्तों ये एकल संकरण में होता है, ये एकल संकरण में फिनोटाइप होता है दोस्तों। यहाँ पे द्विसंकरण में जो यहाँ पे दोस्तों फिनोटाइप होता है वो 9-3-3-1 होता है। क्या होता है, 9-3-3-1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा 1-2-1 दोस्तों ये जीनोटाइप होता है एकल संकरण में, ये जीनोटाइप, जीनोटाइप दोस्तों एकल संकरण में क्या होता है, 1-1 होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विषम युग्मकी संतान और उसके समयुग्मकी जनक के मध्य संकरण होता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। एक तो विषम युग्मकी और दोस्तों एक समयुग्मकी, ठीक है ना, एक तो दोस्तों टीटी और एक स्मॉल टीटी, इनके मध्य दोस्तों जो संकरण होता है इसे कहते हैं पूर्वज संकरण, ऑप्शन नंबर सी, बेक क्रॉस कहा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं बेक क्रॉस, इसे कहते हैं बेक क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों पूर्वज संकरण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है, वह यौगिक जिसके अपचयन से दोस्तों क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, वो दोस्तों यौगिक जिसे क्या कहते हैं, एल्किल नाइट्राइड कहा जाता है दोस्तों, ना, जिसे एल्किल नाइट्राइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए सेशन को हम करते हैं एंड, और शाम को क्लास होगी आपके लिए, शाम वाली क्लास में जुड़ जाना सभी साथी 8 बजे, ठीक है दोस्तों, शाम को 8 बजे आपके लिए सेशन होने वाला है। ओके, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर एंड करेंगे। साइंस की दोस्तों हमने बहुत सारी क्लासेज करवा दी है, साइंस की क्लासेज हमने कम नहीं करवाई, बहुत क्लासेज दोस्तों करवा दी, सीईटी का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है। तो सभी साथी है ना, यहाँ पे दोस्तों देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये नंबर है, इस नंबर पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आप सभी पीडीएफ ले सकते हो। इस नंबर से दोस्तों रेगुलर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस नंबर से। और दोस्तों बात करें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम पे दोस्तों क्या है, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, पहले की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज देखो यहाँ पे बात करें तो कितनी तारीख हो गई दोस्तों, 18 तारीख हो गई है ना, केवल और केवल 3 दिन बचे हैं, 19, 20 और 21, 22 तारीख को आपका एग्जाम है। तो पढ़ो, तैयारी करो अच्छे से दोस्तों, अब तो 2-3 दिन ही है एग्जाम के। ठीक है, चले भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट शाम वाली क्लास में।